नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देश भर में 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी हार दी थी। विजय दिवस के इस अवसर पर देहरादून के गांधी पार्क में शहीदों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी और उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को विजय दिवस की बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि यह दिन भारतीय सेना के अद्वितीय साहस, वीरता और संघर्ष को समर्पित है। ये विजय दिवस का दिन हमारी सेना के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज के दिन पाकिस्तान ने 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सेना ने अपने घुटने टेक दिए। भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा से शौर्य रहा है सेना का, और 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। और आज देश के अंदर हमारे सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। उत्तराखंड में नगर निकायों के लिए आरक्षण की सूची जारी होते ही तमाम जगह पर इसका विरोध होने लगा है। आपको बता दें, विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के कई नेता विरोध में सामने खड़े हो गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर अपने बयान में साफ किया है कि सब कुछ नियम के अनुसार ही किया जाता है। जिन जगहों पर इसका विरोध हो रहा है वहां सुनवाई की जाएगी और उसके बाद इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये विजय दिवस का दिन हमारी सेना के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज के दिन पाकिस्तान ने 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सेना ने अपने घुटने टेक दिए। भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा से शौर्य रहा है सेना का, और 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। और आज देश के अंदर हमारे सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के खैनुरी गांव के 3 अनाथ बच्चों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने चमोली प्रशासन की टीम के माध्यम से अनाथ बच्चों के भरण पोषण और सर्दी से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाई है। सीएम के निर्देश पर चमोली प्रशासन की टीम ने खैनुरी गांव पहुंचकर बच्चों के लिए भेजी गई आवश्यक वस्तुएं उन्हें उपलब्ध कराई। वहीं मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय चमोली, उप जिलाधिकारी महोदय चमोली के निर्देशन में आज हम यहाँ खैनुरी गांव में आए और ठंड के दृष्टिगत और इनका भोजन, राशन और अन्य स्नैक्स, फल वगैरह और कंबल वगैरह लेके हम इनको फौरी राहत के तौर पे देने आए हैं। बिंदुखत्ता के पूर्व सैनिक संगठन ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विजय दिवस मनाया। इस दौरान शहीद हुए देश के समस्त शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिकों और शहीदों की वीरांगनाओं ने शिरकत की। इस दौरान बिंदुखत्ता पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष के खिलाफ दीनू सिंह ने कहा कि विजय दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही 1971 में हुए विजय दिवस की शौर्य गाथा को सुनाया गया। झंडारोहण किया और उसके बाद हमने हर एक सैनिक ने यहाँ पर फूल अर्पित किए। उसके बाद हमने एक राष्ट्रीय गान गाया गया और 2 मिनट के लिए अपने शहीदों के लिए हमने 2 मिनट का मौन धारण किया। भारतीय सेना विजय दिवस इसलिए मनाती है कि 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने बांग्लादेश में विजय हासिल की थी और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को कैद किया था। उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष यह विजय दिवस बड़ी धूमधाम के साथ आर्मी में भी और जो रिटायरमेंट पूर्व सैनिक हैं वो भी बड़ी धूमधाम से अपने क्षेत्र में मनाते हैं।
आज खटीमा में विजय दिवस के मौके पर भूतपूर्व सैनिक और वीर महिलाएं और उपजिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट सहित तमाम तहसील प्रशासन मौजूद रहे। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के आगे घुटने टेके थे। उन्हीं शहीदों की याद में आज भूतपूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं और एसडीएम ने दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया गया। ये दिवस हमारे खटीमा के इतना बड़े धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन बलबीर सिंह धामी जी और अन्य सैनिक हमारे साथ मौजूद थे। उनकी माताएं और परिजन भी यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने यहाँ पर शहादत दी थी। तो हमने बड़े धूमधाम से मनाया। आज ही के दिन 16 दिसंबर को 1971 को पाकिस्तान ने हमारे सामने घुटने टेके थे। पूर्व सैनिक संगठन खटीमा हमेशा ही शहीद दिवस मनाता है। इस साल भी हमने बड़ी धूमधाम से शहीद दिवस मनाया गया, क्योंकि जो हमारे 1971 में शहीद हुए थे, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर दिए थे, ऐसी वीरांगनाओं को हमने आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। और जो है हम ये चाहते हैं 1971 में जो हमारे पूर्व सैनिक लड़ाई लड़े थे उनके भी दुख दर्द था कि भाई जो जिसके लिए हमारे देश के वीर सैनिकों ने बांग्लादेश में आज़ादी के लिए उतना संघर्ष किया और उनको बचाया, उनका खाना पानी का पूरा बंदोबस्त कराया, लेकिन आज हमारे हिंदुओं के साथ ऐसी प्रताड़ना की गई, उसका भी हमें खेद है। 1971 में पाकिस्तान पर मिली जीत की याद में पूरा देश हर्षोल्लास और धूमधाम से विजय दिवस मना रहा है। 14 दिन तक चले इस भीषण युद्ध में अल्मोड़ा के 25 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जबकि 12 सैनिक घायल हुए थे। अल्मोड़ा के छावनी परिषद स्थित शहीद स्मारक में सैनिकों के जज्बे को सलाम करते हुए वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज तिवारी, डीएम, एसएसपी समेत कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने शहीद स्मारक में पुष्प चक्र और पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर वीर जवानों की वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। विजय दिवस है और देश के गौरव का आज पर्व है। हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने का जो है पर्व है। और आज के दिन बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने हराया था। विश्व इतिहास में अनुपम दिवस है और हम अपने सैनिकों को आज बधाई देते हैं और जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे वीर सैनिकों ने जो पाकिस्तान पे 14 दिन तक पाकिस्तान और भारत का युद्ध चला और उसमें विजय प्राप्त करी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। और सबसे खुशी की ये बात है कि 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने बड़े भारत में आत्मसमर्पण किया और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विजय थी। चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, हमारे वीर सैनिकों ने इस देश की सीमाओं में एक सजग प्रहरी के रूप में इसके भारत की आन बान शान के लिए हमेशा समर्पित होकर अपनी सेवाएं दी है। और इस जब भी कोई संकट उत्पन्न हुआ है तो हमारे इस उत्तराखंड के सैनिकों ने भी अपना बढ़ चढ़ के उसमें भूमिका निभाई है और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है। आज उनकी वीरांगनाओं को भी हम लोग यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, तो उनको भी मैं नमन करता हूं। ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है, जिसे लेकर शहरी विकास विभाग में अधिसूचना जारी कर नगरीय निकाय और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को साफ कर दिया गया है। वहीं आरक्षण पर विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ दल की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने आरक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए ओबीसी आरक्षण को निराधार बताया और कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया पर हमारे प्रदत्त अधिकारियों पर भाजपा ने बड़ा कुठाराघात किया है। आरक्षण के मुद्दे पे महत्वपूर्ण 3 विषयों पे मैं बात रखना चाहूँगा। एक तो जो हमारे प्रदत्त अधिकार हैं संविधान से या जो आज तक चलता रहा है, उस पर बड़ा कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने किया है। इन्होंने नगर पालिकाओं में ऐसी नगर पालिकाएं जिनमें 10,000 से कम संख्या एससी की है, उनको आरक्षण से बाहर कर दिया है। ये लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है और मुझे लगता है कि जो असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, एससी को लेकर इनकी जो सोच है वो इससे परिलक्षित होती है। दूसरा, आरक्षण जो लागू करने का इन्होंने जीवो जारी किया, उसमें मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा की अवमानना है। जो 70 विधायक चुन के आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अवमानना है, क्योंकि सरकार ने पहले प्रवर समिति को विषय भेजा और आप सब लोग इस बात के जानकार हैं कि प्रवर समिति को अगर कोई विषय जाता है, कोई बिल जाता है,
तो ये आवश्यक हो जाता है कि उस बिल को 6 महीने के अंदर विधानसभा से पारित करना होता है, उसको पटल पर। उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनाव अपने अंतिम दौर में हैं। शासन स्तर पर निकाय चुनाव के लिए जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि निकायों में पदों और वार्ड आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद 26 दिसंबर को निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है। वहीं भाजपा में दावेदारी भी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि पार्टी में पूर्व से ही सारी तैयारियां कर ली गई हैं। पूर्व में ही जो जिलों के अध्यक्ष और विधायक गण हैं, उनके साथ प्रदेश नेतृत्व की बैठकें हो चुकी हैं और संभावित व्यक्तियों पर विचार विमर्श हो चुका है। बैठकें हो चुकी हैं और संभावित दावेदारों के संबंध में विस्तार से चर्चा हो। इस व्यक्ति किस क्षेत्र में मजबूत को लेकर के भी पार्टी ने पहले ही विचार विमर्श हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रत्याशी को लेकर के एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के तहत प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, उनको निकाय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा जाना है और जल्द ही पर्यवेक्षक निकाय क्षेत्रों में जाने वाले हैं और वहां पर जाकर के पर्यवेक्षक, वहां के वरिष्ठ पदाधिकारी, वहां के कार्यकर्ता एवं जो संभावित जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, उन सबसे वार्ता करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर। भाजपा ने निकाय चुनावों के लिए घोषित अनंतिम आरक्षण को विधिसम्मत बताते हुए कांग्रेस के आरोपों को जानकारी का अभाव और चुनाव को लेकर डर बताया है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक और प्रवर समिति के सदस्य रहे विनोद चमोली ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि सभी वर्गों को पूर्व निर्धारित नीति के तहत अधिकार दिया गया है, लेकिन कल तक चुनाव में देरी का रोना रोने वाली कांग्रेस अब हार सामने देखकर चुनाव टालने के लिए बहाने तलाश रही है। देखिए, जो डेमोग्राफी का मामला था उसको लेकर जो नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषद में, नगर निगम में जो आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण था, उसको लेकर विधानसभा में प्रश्न खड़ा हुआ था और चर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया था। उसके बाद वहां पर प्रवर्तन समिति बनाई गई थी, मैं भी उसका हिस्सा हूं और प्रवर्तन समिति ने अपनी 3 बैठकें की और उसमें इस पर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ और अंत में ये तय हुआ कि 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर आप ओबीसी के आरक्षण को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं और प्रवर्तन समिति ने उसको स्वीकृति प्रदान की और उसके बाद ही आगे चल के सरकार ने उस पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई और उसी के आधार पर आरक्षण तय हुआ है। देखिए, जो डेमोग्राफी का मामला था उस उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने के लिए अधिकारियों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। समिति की सदस्य सुरेखा डंगवाल ने कहा कि इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया जा चुका है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी ने बीते 18 अक्टूबर को सरकार को नियमावली सौंप दी है। वहीं सीएम धामी के निर्देश के बाद समिति का पूरा फोकस यूसीसी लागू करने और इसके सभी पहलुओं से अधिकारियों को अवगत कराने पर है। अक्टूबर को अपने रूल्स और रेगुलेशंस सरकार को जमा कर लिए थे। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर से एक कमेटी बनी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कमेटी में भी हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ट्रेनिंग का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सारे जिलों में भ्रमण कर जिला स्तर के अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, क्योंकि यूसीसी का ज़्यादातर पार्ट ऑनलाइन होने वाला है, डिजिटल होने वाला है, हमारे एक ऐप में सब कुछ उपलब्ध होने वाला है और ये यूज़र फ्रेंडली है। जनता की सुविधा के लिए जो रूल बनाए गए हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में नगरीय निकायों के लिए आरक्षण की सूची जारी होते ही तमाम जगह पर इसका विरोध होने लगा है। आपको बता दें, विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के कई नेता विरोध में सामने खड़े हो गए हैं। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर अपने बयान में साफ किया है कि सब कुछ नियम के अनुसार ही किया जाता है। जिन जगहों पर इसका विरोध हो रहा है वहां सुनवाई की जाएगी और उसके बाद इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आरक्षण का अपना एक नियम होता है, उस नियमों के तहत और जो आयोग होता है, आयोग गठित होता है, उसके अनुसार ही आरक्षण होता है और इसमें किसी की इच्छा के अनुरूप सभी जगह हो जाए ऐसा नहीं है। जो उसमें जो एक फार्मूला बनता है और जो जनसंख्या के मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर आयोग ने किया है
और अभी आपत्तियां सुनी जा रही हैं। अगर कहीं पर कुछ होगा तो निश्चित रूप से आपत्तियों का निस्तारण करेगा। वनाग्नि से जंगल को बचाने और विकसित करने के लिए मॉडल बन चुके शीतलाखेत में पौड़ी सिविल स्वयं वन विभाग का दल पहुंचा। टीम ने ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर जंगल बचाने के लिए उठाए गए कदमों का अध्ययन किया। साथ ही जंगल में आग बुझाने की रणनीतियों पर विचार विमर्श और चर्चा की। गौरतलब है कि पिछले 1 दशक से यहां के 30 गांव के ग्रामीण और 12 गांव की महिला मंगल दल की महिलाएं मिलकर जंगलों को वनाग्नि से बचाने और उन्हें विकसित करने में जुटी हुई हैं। शीतलाखेत का जो हमारा मॉडल है, जहाँ पे हम वनों को बचाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ये जो मैसेज है पूरे उत्तराखंड में फैलेगा और इस मैसेज के आधार पे लोग स्वयं जो है जंगलों को बचाएंगे और इस जंगलों को बचा के वनाग्नि से रोकेंगे और अगला साल जो है हमारा वनाग्नि मुक्त होने का पूरी उम्मीद है। देहरादून में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला सोलर मेला आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। सीएम धामी ने बताया कि सरकार स्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही इस तरह के आयोजन भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। भारत के पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है और उत्तराखंड के अंदर सूर्य घर योजना और सौर जो हमारा कॉफी काज हो रहा है, ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारा राज्य इस दिशा में भी एक आदर्श राज्य के रूप में देश के सामने आएगा। पौड़ी में साइबर एंड फाइनेंशियल धोखाधड़ी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ठगों के झांसे में आकर लोग अपनी लाखों रुपए की जमा पूंजी पल भर में कमा रहे हैं। इस साल पुलिस ने साइबर एंड फाइनेंशियली धोखाधड़ी के कुल 72 मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस इस साल 58 अभियुक्तों को पकड़कर 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि साइबर ठगों से वसूल कर पीड़ितों को लौटा चुकी है। वहीं एसएसपी ने साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों से सूझबूझ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने और ठगी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील की है। 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि विक्टिम्स को वापस करवाई गई है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी आप शिकायत 1930 के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य दें और निकटतम पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत अवश्य करवाएं। आप कभी किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका सत्यापन अवश्य करवाएं और सत्यापन करवाने के उपरांत ही अपनी ट्रांजैक्शन को। नैनीताल में रविवार देर रात एक बाइक असंतुलित होकर पैराफिट से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। के बैंड पे ये रेलिंग से मोटरसाइकिल टकराई हुई थी, इसके हॉर्न कंटिन्यू बज रहे थे। तो हमने जब देखा तो लड़का नीचे गिरा हुआ था साड़ियों में। फिर हमारे सब साथ वालों को बुला बुलू के पुलिस वाले भी आए बेचारे, फिर इसको निकाल के लाए यहाँ पर। यहाँ तक जब इनने सीटी स्कैन के हल्द्वानी रेफर करने के लिए कहा, बताओ एक नैनीताल जिले को इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस कहने के बाद इनके पास सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। 108 भी हमें 1800 रुपए देके इसको पेमेंट करके ले आना पड़ रहा है। पेमेंट की बात पहले कर रहे हैं, जबकि 3-3 4-4 एम्बुलेंस इनके खड़ी होने के बाद नहीं है तो ड्राइवर की व्यवस्था करी जाए या लोकल के आदमी से कहा ड्राइवर हम कुछ गाड़ी लेके जाए करके। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों प्रदेश में कानून व्यवस्था को अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अधिकारियों को नसीहत भी दी थी। अब प्रदेश में नए डीजीपी दीपम सेठ के कार्यभार संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पुलिस व्यवस्था में सुधार की बात कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दीपम सेठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, अपने कार्य और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं। ऐसे में प्रदेश की पुलिसिंग में बड़े स्तर पर सुधार की संभावना है। लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था प्रदेश की मैं समझता हूं कि ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। अब नए अधिकारी भी आए हैं, मैं जानता हूं वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति फोकस्ड रहते हैं। पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए उनका बहुत अच्छा अनुभव है और मुझे लगता है कि उससे आने वाले समय में अगर कहीं पर कोई ऐसी लापरवाही के कारण या कोई कमियां हैं तो दूर करने में उनको सक्षम है।
हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में अवैध खनन के अपने बयान के मामले में एक बार फिर से स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में गंगा समेत अन्य नदियों में हो रहे खनन के मुद्दे को उठाया जाए। अवैज्ञानिक तरीके से नदियों को खोदा जा रहा है, इससे जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में काफी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। एक तो अवैध मैंने कहीं शब्द प्रयोग नहीं किया है, अगर आप सुनेंगे उसको, मैंने कहा कि अवैज्ञानिक तरीके से नदियों में जो खनन होता है, और मैंने पूरे हिमालयी रीजन की बात की थी। मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT जिसको बोलते हैं, उसकी बात की थी, और ये कहा था कि इसके कारण गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और इसलिए इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।